तो आज लेक्चर नंबर 8 चलेगा। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। तो एक बार फिर से आप लोग का संजय पांडे क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स फॉर 11th एंड 12 जेईई मेंस एंड नीट ऑल्सो। तो आज हम इस लेक्चर में कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और कुछ कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट टाइप के बता चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम टाइप थर्ड बात करेंगे किस प्रकार से कॉम्बिनेशन के सर्किट्स आ सकती हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है। तो ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है ये। तो हमें तो 8 ही याद था, लेकिन ये लेक्चर नंबर 9 है आपका। तो टाइप थर्ड देखते हैं क्या है। टाइप थर्ड वो है जैसे हम मान लेते हैं कि आपका एक प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो पहले उस प्रिंसिपल पे हम बात कर लेते हैं। तो ये बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अगर इस प्रिंसिपल पर अगर क्वेश्चंस आए तो क्या करेंगे आप लोग, है ना। आपने टाइप 1 में पढ़ा सिंपल कॉम्बिनेशन, है ना, सिंपल सर्किट। टाइप 2 में आपने वायर कनेक्शन प्रॉब्लम पढ़ा। अब थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। उससे पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जान लें थोड़ा सा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं साइड में थोड़ा सा व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है, 4 रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरह से। ये क्वाड्रेटल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? हाँ। और यहाँ एक हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं लाइक दिस, और यहाँ बैटरी से जुड़ा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। ठीक है, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ध्यान समझिए आप सभी। कितने रेजिस्टेंस? 4। P Q R S ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो व्हीट स्टोन ने कहा अगर इसमें करंट फ्लो ना हो, क्या फ्लो ना हो? करंट। किसमें? इस वाले डायगोनल में। क्लियर? इस वाले डायगोनल में करंट का फ्लो अगर नहीं होता है तो हमारा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस में है। किस में है? बैलेंस में है। और बैलेंस की कंडीशन होती है ये अपॉन ये, मतलब P बाई Q इज इक्वल टू ये बाई ये, R बाई S। यही है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है ना। अगर इसमें करंट फ्लो ना हो तो ये बाई ये बराबर ये बाई ये, है ना। मतलब इनका रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, और कहीं पर अगर ये दिया हो कि ये बराबर ये है तो आप क्या समझेंगे? इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर हम इस पर एक सर्किट का क्वेश्चन देंगे। नोट लगा के नोट कीजिए। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये होगा। अगर ये है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट का मतलब चार्ज का फ्लो। किसका फ्लो? चार्ज का फ्लो। तो आइए सवाल देखते हैं बढ़िया सा, एक ठो खूबसूरत सा। ये पॉइंट ए है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है बच्चों बढ़िया सा, एक दूसरा कैपेसिटर लगा है प्यारा सा, एक और कैपेसिटर लगा है आपका प्यारा सा, थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ है पॉइंट बी। आपने क्या किया, यहाँ से एक वायर उठाया, ऐसे लिया और इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया और इसका कनेक्शन यहाँ कर दिया। इसका नाम रखा C, और एक वायर यहाँ से लगाया पॉइंट D से, और इससे भी एक कैपेसिटर लगा दिया और एक पॉइंट जोड़ दिया किससे? E मान लीजिए। ठीक है ना, A B C D
ठीक है, इतना बहुत है। ये डी ही है, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए है तो ये बी है, तो ये भी बी होगा। ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो ये कैपेसिटर आपको देख करके कुछ याद आ रहा होगा कि इसे हम वायर कनेक्शन प्रॉब्लम से क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो लग रहा होगा, तो हो सकता है कि आपके जो सोच हो वो गलत हो जाए। ठीक है, मान लो ये दिया है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये दिया है 6 माइक्रोफैरड। कितना दिया है? 6 माइक्रोफैरड। ये आपका दिया है 3 माइक्रोफैरड, सॉरी 4 माइक्रोफैरड, और ये दिया है आपका 12 माइक्रोफैरड, और ये दिया है 5 माइक्रोफैरड। क्या आप इसे जनरल सर्किट बनाकर सीरीज पैरेलल बना करके सॉल्व कर सकते हो? जनरल सर्किट, जैसे कि हाँ ये भाई दिख रहा है कि ये सीरीज है, फला फला पैरेलल में है, तो इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो सिंपल सर्किट अगर आप लगाते हैं तो भी आप गलती कर बैठेंगे, गलती कर बैठेंगे, है ना। और उसके बाद अगर आप वायर कनेक्शन प्रॉब्लम लगाते हो तो भी गलती कर जाओगे, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताया था, अगर वायर लगाते हैं तो बीच में कोई कैपेसिटर, कोई बैटरी, कोई रजिस्टर ना लगा हो, सिर्फ सिंपल वायर है तो आप क्या करेंगे? पैरेलल में जोड़ देंगे। बोलो है कि नहीं? लेकिन प्योर वायर से नहीं जोड़ा गया है, वायर के बीच में कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पे वो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, ज़रा सोचो। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा दिमाग में रखना, हमें व्हीट स्टोन ब्रिज लगाना है। क्या लगाना है? अब व्हीट स्टोन ब्रिज ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो क्वाड्रेटल फॉर्म में है, ये तो इस फॉर्म में है, तो कैसे लगाएं हम? ये आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ना माही, है ना चुनौती। ये इस फॉर्म में दिया है और ये आपका इस फॉर्म में है, तो कैसे लगाया जाए? तो पहला काम करेंगे हम, कुछ ऐसा करें कि ये जो सर्किट आपका दिखाई पड़ रहा है, ये सर्किट आपका इस फॉर्म में आ जाए। कोशिश ये करेंगे कि हमारा ये सर्किट इस फॉर्म का बन जाए, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, ज़रा सोचिए कैसे बनेगा। तो मैंने आपको पोटेंशियल मानना सिखाया है। क्या मानना सिखाया है? पोटेंशियल। पोटेंशियल तो मान सकते हैं ना। अगर मैं इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ, इसका पॉइंट ए का पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा, मतलब ये पॉइंट ए ही समझो। तो इसका पोटेंशियल अगर हमने मान लिया V और B का पोटेंशियल मान लिया 0, तो कोई गलती? तो क्या यहाँ का पोटेंशियल V भी होगा? बोलो, क्या यहाँ का V होगा? गलत। अगर प्योर वायर होता, अगर प्योर वायर होता तो ये पोटेंशियल V यहाँ भी पहुँच जाता, लेकिन बीच में क्या है? कैपेसिटर लगा है। ये पोटेंशियल को वैरी करा देगा। क्या करा देगा? वैरी। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर V होगा तो यहाँ से यहाँ प्लेट तक आओगे, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल V नहीं हो सकता। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। अगर प्योर वायर होता तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता। बोलो, हो जाता ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका V माना, इसका 0 मान लिया, इसका मान लो बेटा X, किसका? D का, और इसका मान लो Y, या इसका X मान लो या इसका Y मान लो, किसी की मर्जी आपकी। चलो इसको X कह देते हैं, C है ना सीक्वेंस में, इसे X कह देते हैं, इसे Y कह देते हैं। क्या हम इस तरह से इसे बना सकते हैं? जरा सोचो, कैसे सोचें? देखो, X और Y के बीच में एक कैपेसिटर बोलो है कि नहीं है? तो ऐसे कैपेसिटर लगा दो। Y और V के बीच में कैपेसिटर है कि नहीं है? तो V इधर मान लिया,
0 इधर मान लिया। Y और V के बीच में एक कैपेसिटर बोलो है कि नहीं है? है। क्या 0 और Y के बीच कैपेसिटर है? ये 0 ये Y के बीच में एक कैपेसिटर, इसका नाम ही रखते जाओ। X और Y के बीच में 5 माइक्रोफैराड वाला है, बोलो है। V और Y के बीच में 2 माइक्रोफैराड वाला है। Y और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, कितने माइक्रोफैराड? 4 माइक्रोफैराड की तरह है। X और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो X और 0 के बीच में कैपेसिटर लगा दिया। X और V के बीच में एक कैपेसिटर है, तो X और V के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। कितना है? ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 4 हो गया। X और 0 के बीच में 12 माइक्रोफैराड, बोलो है कि नहीं है? बोलो है। सबका देखो मैंने माइक्रोफैराड लिख दिया ना, तो क्या बताओ, ये पॉइंट C है ना, C, ये D है, ये A है, ये B है। A B C D क्या बना? एक क्वाड्रेटर बना कि नहीं बना? इस फॉर्म में आया कि नहीं आया? अब जरा ये सोचो, हमें A और B के बीच क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट निकालना। किसके बीच? बिटवीन A एंड B। किसके बीच? हाँ, A और B के बीच C इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके बीच निकालना है। तो क्या करेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज को जरा देखो, क्या इस पर ये फिट बैठ रहा है? ये P, ये Q, ये R, ये S। 6/12, 2/4 क्या बराबर हैं? 6 का 6 दूना 12, 2 1 का 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2, बोलो है कि नहीं है? है ना। जब ये बराबर ये है, ये बाई ये बराबर ये बाई ये है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, मतलब ये चार्ज स्टोर्ड ही नहीं करेगा। ये वाला कैपेसिटर में चार्ज आएगा ही नहीं। जब चार्ज आएगा ही नहीं तो इसका सर्किट में लगना और ना लगना सब क्या है? बेकार है। चाहे इसको लगाओ चाहे उखाड़ के फेंक दो, मतलब ये 100 पीस वाला है। तो अब जब 100 पीस में लगा है तो क्या करेंगे? इसको हटा दो। जब हटा दोगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये 6 माइक्रोफैराड ऐसे रहेगा, 12 माइक्रोफैराड ऐसे रहेगा। यहाँ पॉइंट आपका A है, ये 2 माइक्रोफैराड वाला है आपका, इसके साथ में आपका कौन सा है? 4 माइक्रोफैराड वाला है, ये B है आपका। बोलो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? बोलो भाई, ये 6 वाला रहेगा माइक्रोफैराड, ये हटाओगे तो इसके सीरीज में क्या आ जाएगा? 12 वाला आ जाएगा। 2 माइक्रोफैराड के साथ में क्या आएगा? 4 माइक्रोफैराड। बोलो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा ना। जब कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा तो हम A और B के बीच इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे? अब निकाल सकते हैं। कैसे? ये दोनों सीरीज में हो गए, ये भी किस में हो गए? सीरीज में हो गए। जब दोनों सीरीज में हो गए तो क्या करेंगे? हम पहले इसका और इसका अलग अलग निकालेंगे, बाद में आपस में क्या करेंगे? हम पैरेलल में दिख रहा है तो पैरेलल में जोड़ देंगे। तो चलो निकाल लेते हैं पहले इसका। तो 1/C डैश कितना आएगा आपका? C मान लो, तो 1/6 + 1/12 कितना आएगा? एलसीएम 12 होगा, 2 + 1, 3/12, 3 1 जा 3 4 जा, यानी C आएगा 4 माइक्रोफैराड आएगा। तो इसका कितना आ गया? 4। जरा अब उसका देख लो, C डैश मान लो, 1/2 + 1/4, एलसीएम लो, 4 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3/4 आएगा। रेसिप्रोकल लेंगे, C डैश आएगा 4/3। अब ये और ये किस में हो जाएंगे? आपस में पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C + C डैश, यानी 4 + 4/3, 3 चौके 12 4, 16/3 माइक्रोफैराड। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बोलो कितना सिंपल है ना? बोलो बच्चों, सिंपल है? तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो स्टॉप करके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4
कैसे सर्किट की कॉम्बिनेशन और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं वो सब हम बात करेंगे अब। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। और एक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम एक लेते हैं किरचॉफ्स पर ही ले लेते हैं, किस पर? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में केवीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? केवीएल, हाँ केवीएल, टाइप 4, टाइप 4। बेस्ड ऑन केवीएल, केवीएल कैसे अप्लाई होगा वो थोड़ा समझ लीजिए। ये कहता है, केवीएल कहता है इन अ क्लोज्ड, साइलेंट बेटा, इन अ क्लोज्ड सर्किट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। ये कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये अलजेब्रिक मतलब ये होता है कि साइन के साथ उसको ऐड किया जाए। किसके साथ? एक चीज याद रखना, जिधर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्या करेगा? हाँ, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? और जिस डायरेक्शन में वोल्टेज गेन करेगा उसे क्या लेंगे हम? उस पॉजिटिव लेंगे। और आपको कोई एक सिंगल पाथ चूज करना पड़ता है किसी भी सर्किट में, एक क्लोज पाथ, जहां से चलिए वहीं पर घूम घाम करके वहीं आकर के स्टॉप होइए, ठीक है ना। तो इस पर एक सवाल लेते हैं बढ़िया सा, किरचॉफ्स लॉ पे लगता है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वैसे तो है बहुत टफ, है ना। जैसे ये आपका पास मान लो क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। कुछ इस तरह से बच्चों, ये क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है, ठीक है। कितने कैपेसिटर लगे हैं इसमें? 1 2 3 4 इधर हैं, है ना। 3 इधर भी लगे रहेंगे। 3, ये तो काउंट ही कर लिए हैं आप, है ना। तो 4 इधर है, 4 ऊपर 8, 8 इधर, कितना हो गए? 2 10 2 12, ठीक है। 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे लॉन्ग डायगोनल कौन सा होगा? लॉन्ग डायगोनल, आप इसे A B C D E F G H, सबसे लॉन्ग डायगोनल कौन होगा? तो इस कॉर्नर से आप मिलाएंगे किसको? A और G के बीच, ये लॉन्ग डायगोनल होगा। B और H के बीच ये लॉन्ग डायगोनल होगा। F और D के बीच लॉन्ग डायगोनल होगा। E और C के बीच लॉन्ग डायगोनल मिलेगा। बोलो मिलेगा ना। तो आपसे कहा जाए फाइंड द इक्विवेलेंट, अगर सबका कैपेसिटेंस C हो, क्या हो? C, सबका कैपेसिटेंस कितना हो? C, क्या हो? C। तो
लॉन्ग डायगोनल के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है अक्रॉस अ लॉन्ग डायगोनल AG, लॉन्ग डायगोनल AG के अक्रॉस क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? आप इसे क्या करेंगे, एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस V माइनस V, ठीक है, ये V है और यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, किसको? G को। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ चार्ज निकलेगा, क्या निकलेगा? चार्ज। वो चार्ज जब यहाँ जाएगा तो कुछ ये चार्ज कैपेसिटर खींचेगा, कुछ चार्ज ये खींचेगा, कुछ चार्ज ये खींच लेगा, है कि नहीं? तो अगर Q निकालते हैं तो Q/3 में डिवाइड होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, सबका सेम है, तो इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर Q निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे? Q, तो Q/3 अब आपके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि बाई 3 में आ जा रहा है। फिर आगे जब चलेगा तो यहाँ इसके बाद दो रास्ते होंगे, कुछ इधर बटेगा, Q/6 इधर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना? तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, आ जाएगा आंसर। तो पहले हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे यहाँ से। क्या निकालेंगे? हाँ, लेट करेंगे। कितना चार्ज है? 6Q निकाल लेते हैं। तो यहाँ जाएगा कितना? प्लस 2Q इस पर जाएगा, तो माइनस 2Q प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इस पर आ जाएगा, है ना? फिर चार्ज आगे फ्लो कर जाएगा, है ना? यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? प्लस 2Q, यहाँ माइनस 2Q, यहाँ प्लस 2Q, यहाँ माइनस 2Q। आगे इसके पास 3 रास्ते होंगे, इधर आएगा प्लस Q, इधर भी प्लस Q, माइनस Q इस पर, माइनस Q इस पर, ठीक है। यहाँ से 2Q आगे बढ़ेगा, तो इसके बाद दो रास्ते, प्लस Q यहाँ पे, प्लस Q यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन माइनस Q। क्लियर? ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे आप लोग। 2Q आगे बढ़ेगा तो यहाँ प्लस Q आएगा, इधर भी प्लस Q जाएगा, भाई दो रास्ते हैं ना, इधर निकल जाएगा, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन माइनस Q। अब होगा क्या, यहाँ से Q आगे निकला, ये Q गया इधर से Q आया, है ना? ये Q आगे बढ़ेगा चार्ज, तो यहाँ Q इकट्ठा होगा, तो इस पर कितना आएगा? प्लस 2Q आ जाएगा, इधर माइनस 2Q आ जाएगा। ऐसे Q इधर आएगा, ये Q मिलेगा, तो इधर कितना आएगा? प्लस 2Q माइनस 2Q, है ना? माइनस 2Q आ जाएगा। यहाँ भी प्लस Q आगे जाएगा इस तरह से, ये भी प्लस Q आएगा, इस पर प्लस 2Q, यहाँ माइनस 2Q। तो इधर से 2Q आगे जाएगा, फिर 2Q आगे फ्लो करेगा, इधर भी 2Q फ्लो करेगा, तो इधर से 6Q चार्ज वापस नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे करेंगे। तो क्यूब में क्या करते हैं, लॉन्ग डायगोनल के क्रॉस, किसके क्रॉस? लॉन्ग डायगोनल के क्रॉस क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। कभी कभी एक छोटी सी डायगोनल इसके बीच भी निकाल सकते हैं, एसी के बीच भी निकालना हो जाता है ना? तो पहले हम लॉन्ग डायगोनल सीख लेते हैं, सिलेबस में अक्सर यही पूछता है, ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, कोई सिंगल पाथ चूज कर लीजिए। सिंगल पाथ मतलब क्लोज पाथ, जहाँ से चलिए स्टार्ट हुई वहीं से वापस आ जाइए। तो जैसे ए चलना है आपको, ए पर ही आना है, तो ए चलिए ऐसे ABCG, वापस कहाँ जाइए? ए पे आ जाइए। क्लियर? चाहे ये पाथ ले ADCG, ए वापस आ जाइए, AEFG ऐसे आ जाए। कोई भी एक सिंगल पाथ आकर के, लेकिन बैटरी से होकर के आपको आना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे आना है। तो एक सिंगल पाथ चूज करेंगे, चूज कर लिया जाए। कौन सा पाथ ले ले? कोई भी ले ले, ABCG, ए ही ले लेते हैं, सिंपल दिख रहा है हमको। तो इनक्लोज्ड पाथ क्या है? ABCG
जी वापस कहाँ पे आएंगे, ए पे। क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ डेल्टा वी 0, केवीएल अप्लाई करेंगे इसमें। जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमने कहा जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे, क्या बनेंगे, सबका सम क्या होगा, 0। तो जब यहाँ से आगे बढ़ोगे ऐसे, जब ऐसे जाओगे तो पोटेंशियल प्लस से माइनस तरफ क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे यहाँ का, V इक्वल टू क्यू बाई सी, पढ़े हो ना, V इक्वल टू, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा V1 मान लेते हैं, और ये होगा -2Q बाई सी, बोलो हो जाएगा। यहाँ भी कितना होगा पोटेंशियल, V2 -Q बाई सी होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी V3 -2Q बाई सी, बोलो सही है ना। ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा सब जगह। और जब इधर से घूम के आओगे तो ये वाला वोल्टेज होगा, ये बैटरी का वोल्टेज, ये कितना होगा, प्लस लेंगे। और ये V कितना आ जाएगा आपका, V इक्वल टू 6Q, कितना हो जाएगा ये 6Q, प्लस में 6Q बाई सी इक्विवेलेंट। मतलब ये तो पूरा क्या है, इक्विवेलेंट के लिए है ना। तो क्या करेंगे, 6Q बाई सी इक्विवेलेंट मान लेंगे। क्लियर। तो रखते हैं यहाँ पे -2Q बाई सी, -Q बाई सी, -2Q बाई सी प्लस 6Q बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 0। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड में, तो 6Q बाई सी इक्विवेलेंट कितना जाएगा आपका, ये 2 2 4 1 5Q बाई सी, Q से Q कैंसिल, रेसिप्रोकल ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 इंटू सी इक्विवेलेंट बराबर 6C, 5 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आपका आ जाएगा, 6/5C। मतलब 6/5 टाइम्स होगा इक्विवेलेंट लॉन्ग डायगोनल के क्रॉस। क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ हमने अप्लाई करके क्यूब शेप का अगर कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, तो लॉन्ग डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किरचॉफ्स लॉ लगा करके आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। कंपटीशन में आता है तो 6/5C डायरेक्टली याद रखिए। बोर्ड में आता है तो आप सिस्टमेटिक क्या करेंगे, यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। अगर C की वैल्यू डिफरेंट रहेगी तब कुछ बात और होगी, बट क्यूब वाले क्वेश्चंस में डिफरेंट नहीं रहेगा। जब भी क्वेश्चन आपको देगा तो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल वैल्यू दिए रहेगा। ठीक है ना। और डिफरेंट देने पर क्या होगा, पूरा कहानी ही पलट जाएगी तब। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये था टाइप 4। तो यहाँ पे लॉन्ग डायगोनल के क्रॉस आपको क्या निकालना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और जिसमें जो क्यूब है इसके इस साइड में जो कैपेसिटर्स लगे हैं सब इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हैं, सबका कैपेसिटेंस सेम है, इक्वल है। ठीक है, तभी ये हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। टाइप 5, ये तो केवीएल लॉ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। सबसे सिंपल और आसान रास्ता, केवीएल लगा के सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइप 5 फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पॉइंट ए है ये, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है ऐसे,
कैपेसिटर और ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का है। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है ना क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार है, सॉल्व करिए, है ना? तो 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, चला जाएगा अनंत तक, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज सर्किट्स। क्या बोलते हैं? हाँ, इनफाइनाइट सीरीज सर्किट मतलब 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रो 2 इसी सेम जैसा कि ये है स्ट्रक्चर, वैसा आगे स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, कभी इसका खत्म होगा नहीं। तो आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करना चाहिए हमें? एक वही कहावत है ना, समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लो, एक बाल्टी पानी निकाल लो, एक ड्रम निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से ए और बी के बीच लेट कर लेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, लेट कर लेंगे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है या एक्स है। लेट सी इक्विवेलेंट कितना है? एक्स। किसके बीच? बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? जरा गौर से सुनो, ध्यान से। अगर मैं ए और बी के बीच इतने कैपेसिटर को छोड़ करके इतने को सिर्फ देखूं, बोलो, तब क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यही रहेगा कि बदल जाएगा? भाई समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे ही ए से इनफाइनाइट सीरीज अगर हम इतना हटा के बात करें तब भी वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, है ना? बहुत पॉइंट का फर्क रहेगा, मतलब राउंड फिगर यही मिलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैं इसको छोड़ करके इतने का क्या करता हूं, मान लेता हूं क्या है? एक्स है। तो मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कुछ ऐसा, बी ए कैपेसिटर। अब इसके और इसके बीच जो सी इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना होगा? एक्स। तो ये एक्स वाला आ गया, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। क्लियर? बट हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो इतने पूरे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? तो एक्स हो गया। अब ये एक्स इसके साथ में क्या आएगा? सीरीज में आएगा। तो सीरीज में हम बात कर लेंगे पहले, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/x, एलसीएम 2x, ऊपर 2 प्लस एक्स, रेसिप्रोकल लेंगे 2x/2 प्लस। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना आएगा? 2x/2 प्लस एक्स। इसके पास साथ में ये क्या होगा? पैरेलल में आ रहा है। बोलो, आ रहा है ना? तो 1 माइक्रोफैरड और C, 1 माइक्रोफैरड एंड C आर इन पैरेलल।
जब पैरेलल है तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट आएगा, दोनों का सम कर देंगे, यानी 1 + 2x/2 + x। एलसीएम कितना लेंगे, 2 + x, ऊपर क्या बचेगा 2 + x + 2x, तो C इक्विवेलेंट कितना है 2 + 3x/2 + x। मत बक करो, इतनी बात समझ में आ गई। 2 + 3x/2 + x, कोई कन्फ्यूजन, कोई मिस्टेक। अब आपने C इक्विवेलेंट माना कितना है x, तो यहाँ भी हम x रख सकते हैं, तो मैं यहाँ x रखूँगा इसके प्लेस पे, 2 + 3x/2 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + x² = 2 + 3x। इसको उठा लाओ इस साइड में, तो x² + 2x - 3x - 2 = 0, x² - x - 2 = 0। इसका कर लो फैक्टोराइज, क्या कर लो, फैक्टराइज करना आता है ना, तो कैसे करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 - 1 1, सॉल्व हो जाएगा। तो x² - 2x + x - 2 = 0, x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0, x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x - 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा, क्लियर, बराबर 0 हो जाएगा। जब हम लेंगे x + 1 = 0, x = -1 माइक्रोफैरड आएगा, और -1 माइक्रोफैरड कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता, तो x - 2 = 0, तो x = 2 माइक्रोफैरड। बोलो आया कि नहीं आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। बोलो क्लियर, समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए एक टाइप और हम ले चलते हैं, टाइप 6। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। टाइप 6 क्या है मालूम है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या है, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन करें तब कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट। तो कॉम्बिनेशन लगा दीजिए हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। जैसे मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है बच्चों, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 2 डाइलेक्ट्रिक्स भर दिए, कितने, 2। ये एक डाइलेक्ट्रिक आपका है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K2। प्लेट का एरिया दोनों का क्या है, सेम है, एरिया कितना है A। और एक ये तरीका है, डाइलेक्ट्रिक हम यहाँ से भर दें मिड पॉइंट से, एक डाइलेक्ट्रिक ये भर दिया K1, डिस्टेंस वही D है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक ये हो जाएगा आपका K2। प्लेट का एरिया A ही है। तो 2 डाइलेक्ट्रिक आ जाने से ये डाइलेक्ट्रिक आपको क्या लग रहा है, सीरीज में लग रहा है कि पैरेलल में लग रहे हैं, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लगने से 2 कैपेसिटर बन गए, कितने कैपेसिटर, तो यहाँ कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होगा, सीरीज, और यहाँ क्या है, पैरेलल सीरीज, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे कितने कैपेसिटर, यहाँ पे कितना है, फॉर 2 कैपेसिटर। इस टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले एक कैपेसिटर कितना है, C1 मान लेंगे, दूसरा क्या है
C2। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ C इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे? C1 प्लस C2। अब C1 C2 कितना होगा? तो C1 इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए C1। आपने पढ़ा ना K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये डिस्टेंस कितना है? D बाई 2। ये कितना है? D बाई 2। तो C1 कितना आएगा बेटा? 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एंड C2 कितना हो जाएगा? 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1/ कितना? 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 1/2K एप्सिलॉन नॉट A बाई K2 बाई D। ये चीज़ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा सबसे, मतलब हम कॉमन ले लेंगे, यानी D बाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, साथ में 2 भी कॉमन हो जाएगा। 1/K1 प्लस 1/K2 ये बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये एलसीएम K1 K2 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? K1 प्लस K2। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो C इक्विवेलेंट फाइनली आपका आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट। और यहाँ क्या होगा? यहाँ डिस्टेंस सही है D, एरिया हाफ हाफ हो जाएगा। तो C1 निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 K1 बाई क्या हो जाएगा? D। तो C1 कितना आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। C2 कितना आएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे यहाँ पे K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, है ना? तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में K1 प्लस K2, यही C इक्विवेलेंट आएगा बच्चों। ठीक है ना? तो इस टाइप अगर रहेगा तो क्या रहेगा? ये सीरीज है, और इस टाइप में है तो क्या है? ये पैरेलल। ध्यान रहेगा, पैरेलल में एरिया हाफ हाफ हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो A बाई 3 हो जाएगा, 4 रखोगे तो A बाई 4 हो जाएगा। इसमें एरिया बटेगा और इसमें डिस्टेंस बटेगा। क्लियर है ना? कोई कन्फ्यूजन अब? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक के लिए पर्याप्त है, कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है। तो आज की क्लास में, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस क्लास में भी इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। इसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10। तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।